सर लोकेशन लोकेशन लोकेशन, बट व्हाट मेक्स अ लोकेशन फ्यूचर एक्चुअली? हम सुनते आते हैं कि रियल एस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट है लोकेशन। तो सर क्या बायर्स लोकेशन पे ज़्यादा की तरफ पड़ते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो लोकेशन रहता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ड्राइवर्स, एयरपोर्ट्स एंड एरो सिटीज़, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स। बट एक चीज़ जो कांस्टेंट रही है वो है ट्रस्ट और ह्यूमन कनेक्ट। मार्केट डाउन है, मार्केट कभी डाउन है नहीं, ये हमारे और आपके बीच की सोच है, और उसमें आपको शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। कमल का फूल भी कीचड़ में उगता है, तो क्यों ना हम कमल के फूल बने, और क्यों ना हम मतलब कीचड़ में ऐसी लहर पैदा करें जिसका फ़र्क मीलों तक दिखाई दे। पेन टॉलरेंस मतलब दर्द को सहने की क्षमता। सक्सेस के छोटे छोटे बबल्स हैं फेलियर के महासागर में। वी आर लिविंग लाइक स्ट्रेंजर्स इन अ नेबरहुड विदाउट नोइंग ईच अदर्स नेम्स। एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते हैं। इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज जहाँ सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे है। पीपल वॉन्ट अ स्टेटस सिंबल, पीपल वॉन्ट टू मूव विद लाइक माइंडेड पीपल। इन चीज़ों की डिमांड है मार्केट में, के साथ हम लेके कुछ नहीं जाएंगे। जो लेके जाएंगे अपनी स्मृतियाँ लेके जाएंगे, अपनी यादें लेके जाएंगे, और जो प्रेम संबंध हमने जोड़ा किसी के साथ, कुछ अच्छा किया किसी के लिए, वही याद रहता है। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सर रियल एस्टेट को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे प्रॉपर्टी प्राइसेस कभी नीचे आती है, हाई प्राइस मींस प्रीमियम प्रॉपर्टी लोगों को चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट एक्चुअली। तो रेंट से स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स पॉसिबल नहीं? आज टर्निंग टेल्स में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने रियल एस्टेट को सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप और ट्रस्ट का नाम बनाया है। मिलिए परीक्षित चोपड़ा जी से, फाउंडर केडीसी रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के क्षेत्र में 20 ईयर से ज़्यादा के अनुभवी प्रोफेशनल। रियल एस्टेट में उनका अनुभव दिल्ली एनसीआर से लेकर मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, इंदौर, अयोध्या, गोवा और इंटरनेशनल मार्केट्स जैसे दुबई और यूएई तक फैला हुआ है। प्लॉट्स, विलास, बिल्डर फ्लोट्स, बैंगलोज और अपार्टमेंट्स, इस तरह की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में वे अपने क्लाइंट्स को गाइडेंस देते आ रहे हैं। आइए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जहां हर डील्स के पीछे एक रिलेशनशिप है और हर रिलेशनशिप के पीछे एक टेल है। तो आइए स्वागत करते हैं परीक्षित चोपड़ा जी का हमारे पॉडकास्ट में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे इस पॉडकास्ट में। सर मैं जानना चाहूँगी कि आपकी रियल एस्टेट जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा। रियल एस्टेट जर्नी मेरी करीब 20 साल पहले शुरू हुई थी, और बहुत ही अलग समय था वो। उस टाइम टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, और मोबाइल फ़ोन तो ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। आजकल सारा बिजनेस ही मोबाइल फ़ोन पे हो रहा है। मुझे याद है जब मैंने नौकरी शुरू करी थी, मैनेजमेंट ट्रेनी मैंने ज्वाइन किया था, उस टाइम अंसल प्रॉपर्टीज़ का नाम होता था, अंसल एपीआई। जी। तो ऑफिस का लैंडलाइन होता था, अच्छा। वहाँ पे कॉल आते थे, हमारी ड्यूटी वहीं लगती थी। कॉल आएगा, उठाना है, कोई भी कॉल मिस नहीं होना चाहिए। अच्छा। कॉल की समरी बनेगी एक्सेल पे, और कॉल एक एक क्लाइंट का फॉलोअप बनेगा। तो वो जो डिसिप्लिन थी, कई सारी जो चीज़ें सीखी, कई इंडस्ट्री लीडर्स मिले, कई मेंटोर्स मिले, आज भी उनसे बात होती है। तो जो फाउंडेशन शुरू के सालों में जॉब में बनता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। एक डिसिप्लिन, जैसे एक नॉलेज भी नहीं होती है। जब हम जैसे कॉलेज ग्रेजुएट किए थे, तो एक नॉलेज बेस चाहिए होता है, टर्मिनोलॉजी भी कई सारी समझ नहीं आती, कई सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो उस समय शुरू किया था तो मार्केट सिचुएशन भी अलग थी। उस टाइम सब प्राइम क्राइसिस अमेरिका में हुआ था, तो उस टाइम भी एक इकोनॉमिक रिसेशन ही था। तो इकोनॉमिक साइकिल चलते रहते हैं, बट बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स मिले, बहुत सारे मेंटर्स मिले। और मेरा ये मानना है कि हर एक इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो वो सीख जब हम अपने बिजनेस में ले चलते हैं, और जब मैंने नौकरी शुरू करी थी, मेरे पिताजी ने एक ही बात कही थी मुझे कि तुम्हारी उम्र है सीखने की, तो पैसा को सब कुछ मत मान लेना। कह रहे थे तुम काम अच्छा करोगे, ईमानदारी से और सच्चाई से करोगे, तो पैसा अपने आप आएगा, पर तुम संबंध जोड़ के रखो अपने क्लाइंट से, और जितना तुम्हें पैसा मिलता है
कि 100 गुना कमा के दो अपने मालिक को, तभी तरक्की होगी तुम्हारी। ये रूल है तो बिजनेस। आपको वहाँ से सीख मिली तो आपने उसको अपने जीवन में उतारा। उन्होंने कहा कि मतलब मेहनत इतनी करो कि और कोई तुम्हारे जितनी मेहनत ना कर पाए। तो ये मतलब कुछ चीज़ें माँ बाप ही सिखाते हैं घर में। तो स्कूल और कॉलेज में भी कम ही चीज़ें, मतलब जो मॉरल वैल्यूज होती हैं वो तो घरों से ही आती है, परिवार से। फैमिली का आपको पूरा सपोर्ट मिला मतलब हाँ, बे, पूरा सपोर्ट बेस मिला। से ही। हम्म। ओके सर, जब आपने इस इंडस्ट्री में एंटर ली थी तो रियल एस्टेट आज से काफ़ी अलग है एक्चुअली। जब आप पहले के 20 साल, आप 20 साल से हैं इस इंडस्ट्री में, तो पहले का और इसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं? तो उस टाइम जब मैंने शुरू किया था, उस टाइम इंटरनेट पे क्वेरीज ईमेल पे आती थी। ईमेल वाज वेरी पॉपुलर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, शुरू ही हुआ था उस टाइम ईमेल। तो उस टाइम में हमें दुनिया भर से क्वेरीज आती थी, जैसे लखनऊ में प्रोजेक्ट थे, ग्रेटर नोएडा में और गुड़गांव में भी। तो हमें दुबई, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हर जगह से इंटरनेट क्वेरीज ईमेल पे आती थी। और फिर मोबाइल कनेक्टिविटी कम थी, तो लैंडलाइन से कॉल लगते थे उनको। और फिर मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस का भी इंटरफेस इतना स्ट्रांग नहीं था, तो मोस्टली फ़ोन कॉल्स और ईमेल पे ही क्लोज होती थी तो ट्रांजैक्शन। डील्स होती थी एक्चुअली जो बाहर से एनआरआईएस का सेंटिमेंट हमेशा से बहुत स्ट्रांग रहा है, क्योंकि उनकी डिस्पोजेबल इनकम भी काफ़ी ज़्यादा रहती थी। सो क्योंकि मार्केटिंग पे हमारी इंटरनेशनल रोड शोज़ बहुत होते थे, मिडल ईस्ट में, यूएस में, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, इवन प्लेसेस लाइक सऊदी अरेबिया, वहाँ भी हमने बहुत ट्रैवल किया। सो वी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कंपनी एट दीज एग्जीबिशंस। उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला। तो एक सीखने को चीज़ तो ये मिली कि अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट द सर्कमस्टांसेस। और जो आपकी जिस एनवायरनमेंट में आप पले बड़े हैं, उसी से आपकी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस हो रही है, और उसी से आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस और आपकी डिसीजन मेकिंग इन्फ्लुएंस हो रही है। सो ये सीखने को मिला कि किसी भी क्लाइंट को हम मिले तो एक ऑब्जेक्टिव तरीके से मिले, और उनके नॉलेज, उनके एक्सपीरियंस को समझें। और भगवान ने हमें 2 कान दिए सुनने को और 1 मुंह दिया है बोलने को। तो कुछ भी बोलने से पहले पहले सुने अगले क्लाइंट की, सही क्योंकि बात वो है। अपने डेप्थ ऑफ एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं। अगर वो 40-50 साल काम कर रहे हैं तो उनसे हमें बहुत सीखने को मिल सकता है। तो ये आई थिंक आजकल के यूथ को भी थोड़ा सेंसिटाइज करना ज़रूरी है, कि जोश में आके, जुनून में आके, इट्स बेटर कि पहले समझें चीज़ें। तो इंटरनेशनल क्लाइंट और यहाँ के क्लाइंट में आप क्या फ़र्क देखते हैं? मतलब आपको लगता है उस टाइम में बता रही हूँ, उस टाइम में जो इंडियन जो क्लाइंट्स थे और इंटरनेशनल, उसमें आप क्या फ़र्क देखते थे कि अभी क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर बहुत चेंज हो गया। तो उस टाइम प्रोजेक्ट्स हमारे लिमिटेड थे और रेट्स भी कम थे। बट एक चीज़ जो कांस्टेंट रही है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट और ह्यूमन कनेक्ट। तो जैसे एआई का ज़माना अभी चल रहा है, सारी चीज़ें मोबाइल फ़ोन पे हैं। इन्फ्लुएंसर्स, कम से कम 15-20 इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस देख के लोग रियल एस्टेट बाइंग डिसीजन ले रहे हैं कि हम फ़ोन कॉल करें तो किसको करें, जिसका सोशल मीडिया प्रेजेंस अच्छा है, जिसका वेबसाइट प्रेजेंस अच्छा है, जो कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में आते हैं। सो ऑल दीज आर पर्सनल ब्रांडिंग टूल्स, जिसको देख के हमें क्लाइंट्स आज कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे उस ज़माने में न्यूज़पेपर एड्स का ज़माना था, लोग प्रॉपर्टी लिस्टिंग न्यूज़पेपर एड्स में देते थे। अब आज किसी आप 20-21 साल के लड़के लड़कियों को देख लो, कितने लोगों के घर में न्यूज़पेपर आ जाता है हार्ड कॉपी। सब लोग ऑनलाइन देख रहे हैं न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्लासिफाइड्स रिडंडेंट हो गए हैं। और ऑनलाइन लिस्टिंग्स भी, जैसे पोर्टल्स हैं 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, ये भी रिडंडेंट हो रहे हैं, क्योंकि ये भी आजकल यूट्यूब लिंक्स आपको दे रहे हैं कि आप अपने यूट्यूब लिंक्स को इस पर डालिए। तो इससे अच्छा हम खुद की ब्रांडिंग क्यों ना कर लें। सो टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग वेरी रैपिडली। प्रोजेक्ट्स का जो साइज़ है, अभी जस्ट येस्टरडे आई वाज इन गुड़गांव, देयर इज़ वन डेवलपर, एक्सपीरियन डेवलपर्स। इन्होंने एक 360 डिग्री इमर्सिव एक्सपीरियंस सेंटर बनाया है, वेर यू कैन स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रूम, और नीचे से वाटर बॉडी आपको दिखाई देगी, एंड यू कैन हियर द साउंड ऑफ द वाटर। और फिर विद इन 30 सेकेंड्स आप एक सड़क पे खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे सामने से गाड़ी आती है, ये कहते हैं ये आपकी पिकअप वैन है, ये आपको आपके विला तक ले जाएगी। इट्स अ 360 डिग्री इमर्सिव। चारों साइड्स पे आपको एक्चुअल वीडियो का इंटरफेस मिल रहा है। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड इन गुड़गांव। आई थिंक इवन DLF इज नॉट डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब। They said they've got the best of visual and video experts from Singapore. Experience is a Singapore-based FTI. So they say we have always done trend-setting things, and this is the trendsetter in Gurgaon. So this kind of immersive video experience no other developer is giving. So that's something new that happened just yesterday. They had a channel partner gathering. सो ये at सब Gurgaon. अपने इंडिया पहली बार हुआ था या कहीं पे पहले इंटरनेशनली रहा है? हाँ, मतलब कुछ नया है,
कुछ हटके चीज़ें हो रही हैं। एंड अभी कल के न्यूज़पेपर में ही था दैट देयर इज ट्रांजैक्शन एक क्लोज हुई है, डीएलएफ डालियास प्रोजेक्ट कमिलियास का भी नेक्स्ट लेवल है। अच्छा। तो 17,000 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस करीब 237 करोड़ का गया है। तो लोगों की आदत है कि किसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार से बात हुई कि मार्केट डाउन है, मार्केट डाउन है। मार्केट कभी डाउन है नहीं। ये हमारे और आपके बीच की सोच है कि इस पर डिपेंड करते हैं कि हमारी जेब में कितने पैसे हैं। जिसके पास पैसा घूम रहा है वो तो लगा रहा है, लगाएंगे। वो आपको बता के तो लगाएगा नहीं। लगाएंगे। सो द पर्सन हु बॉट इट वो इंपीरियल ऑटो के मालिक हैं, मतलब उनकी 60-65 साल की जमा पूंजी है। हम्म। दे आर ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम फरीदाबाद। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बिजनेस इज कन्वेंशनल बिजनेस विच इज़ अ बोरिंग टाइप ऑफ बिजनेस, बट उसमें रिटर्न उनको इतना मिल रहा है और वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ के प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इसमें बढ़ने के चांसेस ज़्यादा पढ़ने हैं। चाहते हैं। बिल्कुल लगता है। सर, आज रियल एस्टेट में ब्रोकर, कंसल्टेंट, एडवाइजर और प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजी जैसे बहुत सारे रोल्स हैं। आपके एक्सपीरियंस में एक जेन्युइन रियल एस्टेट कंसल्टेंट और सिर्फ प्रॉपर्टी सेल करने वाले के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? तो मेरा ये मानना है कि एआई टूल्स बहुत हैं आजकल, क्लॉड, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई। कंप्यूटर और मशीन तो मशीन ही रहेंगे, दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। तो जो पर्सनल कनेक्ट एक कंसल्टेंट देता है आपको, वो आपको ये भी कहने की क्षमता रखता है कि यहाँ मत लीजिए, आप एक दलदल में फंस जाएंगे, यहाँ ना लेने में समझदारी है। तो एक ह्यूमन कनेक्ट से क्या एडवांटेज होता है, जो आप एक्सपीरियंस लाते हैं अक्रॉस द टेबल। अगर आपको 20-25 साल का तजुर्बा है तो कई लोगों का पैसा बढ़ते हुए देखा है आपने, और कई सारी चीज़ें जो अच्छी नहीं है वो भी देखी हैं आपने। किसी का पैसा डूबा तो उस समय सीख मिलती है कि क्या नहीं करना चाहिए ताकि पैसा बढ़े। पर सर, आजकल लोग बहुत कतराते हैं एक्चुअली ना, कि क्या पता सही है कि नहीं, हम जिससे बात कर रहे हैं जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वाला है वो सही है कि नहीं। तो सर, कैसे हम लोग लगा सकते हैं कि यार ये जेन्युइन है, इसके साथ हम लोग डील कर सकते हैं हम? तो इसी तरह कंसल्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है, जो फ़र्क है, जो दुकान खोल के ब्रोकर बैठा है फुटपाथ के बगल में, प्रॉपर्टी ब्रोकर, राम जी लाल फ्लैट्स वाले ब्रोकर, ये कई सारे बैठे हैं, राम लक्ष्मण। आजकल हर गली गली में है सर। आजकल पान वाले भी ब्रोकर बने हुए हैं। तो फ़र्क है एजुकेशन का, फ़र्क है कम्युनिकेशन का, इंडस्ट्री नॉलेज का, सोशल मीडिया प्रेजेंस किसका है, कौन ज़्यादा विजिबल है, और किसके क्लाइंट टेस्टिमोनियल उनकी वेबसाइट पर पब्लिश हो रहे हैं। कितने रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो अपने क्लाइंट्स को रिक्वेस्ट करके, अगर क्लाइंट्स को अच्छा एक्सपीरियंस रहा तो उनसे रेफरेंसेस मांगते हैं और उनके टेस्टिमोनियल्स को अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करते हैं, ताकि दुनिया वाले भी जान सके कि वो किन क्लाइंट से उनका उठना बैठना है। तो अगर ये पर्सनल ब्रांडिंग स्टेप्स हम नहीं कर रहे हैं अपने लिए, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि जब तक हम दुनिया को बताएंगे नहीं कि हम किन किन क्लाइंट्स से कनेक्टेड हैं और क्लाइंट्स क्या सोचते हैं हमारे काम के बारे में, तो राम जी फ्लैट्स वाले जो शटर डाउन करके शटर खोल देते हैं सुबह 10 बजे, शाम को 6 बजे शटर डाउन कर देते हैं, कोई नहीं आया तो बीच में सोने भी चले जाते हैं। तो ये फ़र्क है, क्योंकि प्रॉपर्टी की एडवर्टाइजमेंट कोई अखबार में नहीं देख रहा आजकल। बिल्कुल। ऑनलाइन पोर्टल भी कम देख रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पे अगर इंक्वायरी आती है तो एक ही लीड 100 ब्रोकर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसलिए अवेयरनेस का फ़र्क है। कुछ अगर रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स की अथॉरिटी है, इंडस्ट्री वॉइस है, तो लिंक्डइन पे एक्टिव है, लिंक्डइन पे टॉप वॉइस वो फीचर करते हैं। न्यूज़ चैनल्स वाले उनको बुलाते हैं उनके एक्सपर्ट ओपिनियंस के लिए। तो ये नॉलेज का फ़र्क है, एक्सपीरियंस का फ़र्क है, और ये शायद डिसाइड करता है कि आप किसी राम जी फ्लैट्स वाले ब्रोकर, शटर वाले ब्रोकर को फ़ोन करें या किसी प्रोफेशनल रियल एस्टेट कंसल्टेंट को फ़ोन करें जिसका वेब प्रेजेंस ज़्यादा है, सोशल मीडिया प्रेजेंस ज़्यादा है, और 10-12 प्रोफाइल्स को स्कैन करके उनको कॉल आ रहा है। तो ये फ़र्क है कंसल्टेंट और ब्रोकर में। सर, आपका केडीसी जो रियल एस्टेट का आपका जो है, तो उसमें सर आप कैसे हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका क्या इस चीज़ में रोल है, कैसे आप लोग वर्क करते हैं इसमें, और कैसे आप ट्रस्टेबल आप इस चीज़ को आप हमारे? तो मेरा ये मानना है किसी का विश्वास जीतने में उम्र बीत जाती है और विश्वास खोने में चंद क्षणों की बात है। तो संबंध, ह्यूमन कनेक्शन इतना सेंसिटिव है और जैसे पानी की तरह बह जाता है कि विश्वास जीतने में आपको बरसों लग जाएंगे, और विश्वास एक बार जीत लिया तो उसे निभाना भी पड़ेगा। आप एक अगर क्लाइंट से संबंध जोड़ के रखेंगे, तो अगर उनका पोर्टफोलियो हम रोटेट कराने में मदद करेंगे कि जो उन्होंने ख़रीदा 2-3 साल बाद उसको बेचना भी है, कुछ कुछ और ख़रीदना है, कुछ लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है,
तो पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होलिस्टिक, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, इसके लिए पढ़ाई चाहिए होती है, इसके लिए रिसर्च चाहिए होता है, इंडस्ट्री नॉलेज चाहिए होती है। आजकल एआई टूल्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, कंपैरेटिव एनालिसिस है, जो पहले हम अखबारें छान के, इंटरनेट रिपोर्ट छान के खुद एक्सेल शीट बनाते थे। तो एआई प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के लिए भी प्रॉम्प्ट्स जो हम देते हैं वो इंटेलिजेंट प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं। सो एआई प्लेटफॉर्म को ऑप्टिमाइज़ और यूटिलाइज करने के लिए भी अगर हम इनपुट इंटेलिजेंट डालेंगे तो आउटपुट भी इंटेलिजेंट और ऑर्गेनाइज निकलेगा। तो उसको यूज़ करने की कला भी है जो हमें आनी चाहिए, एंड दैट इज़ वेयर रियल एस्टेट कंसल्टेंट स्टेप्स इन। तो हम पूरा होलिस्टिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं एंड ऑब्जेक्टिव अनबायस्ड एडवाइस। हमें कभी ये लालच नहीं है कि ये बिल्डर हमें ज़्यादा कमीशन दे रहा है तो हम यही प्रोजेक्ट बताएंगे और कोई नहीं बताएंगे, वो गलत अप्रोच है। 90% लोग मार्केट में यही कर रहे हैं, जहाँ से कमीशन ज़्यादा मिल रही है, भले प्रोडक्ट में दम है या नहीं, भले बिल्डर ईमानदार है कि नहीं, वो वही बेचेंगे क्योंकि पैसा मिल रहा है उसमें। और उसमें आपको शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप नहीं है, जो कि लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। अगर क्लाइंट से संबंध ही छूट जाए क्योंकि बिल्डर बेईमानी कर जाए 3 साल बाद, और क्लाइंट आपका फ़ोन उठाना बंद कर दे क्योंकि आपने बेईमानी करी क्लाइंट के साथ, तो संबंध तो जीवन भर के लिए टूट गया ना। लो क्लाइंट गया एक तरीके से। हमारा इंटेंट है कि डे वन से हम क्लाइंट से संबंध इस तरह जोड़ें कि वो अपने चाहने वालों को, अपने परिवारजनों को, सबको रेफ़र करें, क्योंकि ईमानदारी में ही बरकत है। बिल्कुल। जितनी सच्चाई और ईमानदारी से हम काम करेंगे उसी में बढ़ोतरी होगी हमारी। क्योंकि सर कुछ डीलर वाले होते हैं जो छुपा लेते हैं, चीज़ें बताते नहीं है। जब होता है, फ्लैट मिलता है, घर मिलता है, तो उस टाइम चीज़ें पता चलती है, यार हम लोग इस चीज़ लॉस में हो गए, या चीज़ में। तो मैंने भी जब शुरू किया था रियल एस्टेट, हमारा पूरा परिवार ही बहुत सच्चाई और ईमानदारी वाली रहा है। तो कभी लोगों ने बहुत बोला कि तुम बिल्कुल ही टेढ़े प्रोफेशन में आ गए हो, ये तो टेढ़ों का प्रोफेशन है, ये तो बेईमानों चोरों चक्कों का प्रोफेशन है, तुम कैसे आ गए आपका इसमें? नेचर ऐसा रहा नहीं शुरू से, आप तो हमने कहा अगर कमल का फूल भी कीचड़ में ही उगता है तो क्यों ना हम कमल के फूल बने, और क्यों ना हम मतलब कीचड़ में ऐसी लहर पैदा करें जिसका फ़र्क मीलों तक दिखाई दे। और वही शायद हमारा गुण रहा है कि हम सच्चाई और ईमानदारी से काम करते हैं डे वन से, और क्लाइंट रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जोड़ते हैं। जहाँ लोग कई बार चूक जाते हैं छोटी छोटी चोरियाँ करने में, बेईमानी करने में, जिससे क्लाइंट संबंध टूट जाता है। तो हमारा डे वन से रहा है कि भले ही डर्टी मार्केट है, भले ही बिल्डर कुछ बेईमान है, तो हम ए ग्रेड डेवलपर्स से काम करते हैं, क्लाइंट संबंध लंबे समय के लिए जोड़ते हैं, जो भी क्लाइंट का पेन पॉइंट है उसको सॉल्व करते हैं। और किसी भी तरह क्लाइंट का जो पेन पॉइंट या कोई एसेट अगर नहीं बिक रहा है, जो कोई भी ना बेच पाए, उसके लिए हम मेहनत इस तरह करें कि वो भी हम बेच के दिखाएं उनके लिए। तो वो एक संबंध जोड़ने का हमारे लिए अवसर होता है, उस अवसर को हम हाथ से जाने नहीं देते, क्योंकि क्लाइंट से संबंध तभी जुड़ेगा जब उसको, आप देखिए कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई। किसी के दुख में, किसी की दुविधा में उसको मदद करें तो हमें जीवन भर के लिए याद रखेगा। खासकर कुछ क्लाइंट्स का ऐसा अनुभव होता है कि वो दुख में हैं, उनको पैसे कहीं लगा हुआ है और वो एग्ज़िट नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर उनको एग्ज़िट चाहिए, इमीडिएट लिक्विडिटी चाहिए और फंड चाहिए इमीडिएट, और बाकी लोग उनको मदद करने से मना कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। उसको हम अभी कभी जाने नहीं देते। किसी भी तरह क्लाइंट को जो लिक्विडिटी चाहिए, जो पैसे की ज़रूरत है, या किसी को दुविधा में मदद करें, कोई दुर्घटना हो, कोई उसका बुरा समय चल रहा हो, उसको पैसे की जब ज़रूरत है और पैसा कहीं लगा हुआ है, वो आपको हमेशा याद रखेगा। और वही जो इमोशनल नीड है क्लाइंट की, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट की नब्ज़ को जब पकड़ेंगे तो क्या उसकी दुखती रगे उसको पकड़ के उसका समाधान उसको दे, तो वो जीवन भर के लिए याद रखता है ना। सर इतने सालों में आपने मार्केट के कई साइकिल्स देखे हैं, अप एंड डाउन्स भी देखे हैं, बूम, स्लो डाउन, चेंजिंग बिहेवियर जो भी रहता है। ऐसी कौन सी एक लर्निंग थी जो आपने आपकी जर्नी में, एक्सपीरियंस में से सीखी, और जो किसी बुक में नहीं सिखाई जाती? आपने ऐसे क्या एक चीज़ सीखी आपने? तो एक चीज़ जिससे मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ, अभी इलॉन मस्क को हार्वर्ड कॉलेज में जाने को बोला गया था। तो उनको पूछा गया कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप औरों से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, और लोगों के मुकाबले आपके पास ज़्यादा पैसा है। तो उन्होंने बड़ी यूनिक चीज़ कही, लोगों ने कहा बोलेंगे सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत। कहते हैं पेन टॉलरेंस। पेन टॉलरेंस मतलब दर्द को सहने की क्षमता। पेन टॉलरेंस का
अनुवाद ये भी हो गया कि आप कितना फेल कर रहे हैं और उस फेलियर को, उस सेटबैक से कैसे आप आगे निकल के आ रहे हैं, कि कितना दर्द, कितना सेटबैक, कितना फेलियर आपने सहा और उस फेलियर से कैसे आप बाहर निकले। वो कहते हैं जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो टॉपर होते हैं कॉलेज के, उनको आदत है सक्सीड करने की, उनको फेलियर सहने की आदत नहीं है। तो अगर 3 4 5 रोड ब्लॉक आ गए तो उस प्रोजेक्ट को अबैंडन करके अगले प्रोजेक्ट को चले जाते हैं जहाँ उनको सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि जो आदमी शुरू से ही सक्सीड करता आया हुआ है उसका ईगो भी ज़्यादा है, उसका अहंकार ज़्यादा है। वो कहता है मैं मुझे आदत नहीं है हारने की, मैं तो जीतना चाहता हूँ। पर उस हार से जो आपको सीख मिलती है वो बहुमूल्य है। तो वो आपके जीवन को बदलने वाली सीख होती है। क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर भी अगर हमारी 200 क्लाइंट से बात होती है, उससे हो सकता है हमारी 10 12 सेल होती है, कन्वर्जन होती है। पर जो सीखने को हमें मिला वो 190 क्लाइंट से सीखने को मिला जिसने हमें मना किया कि मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा। और हम जब पूछते हैं उनसे कि आप क्यों नहीं खरीदा, आपने क्या वजह रह गई, कहाँ चूक हुई हमसे, वो सीखने को मिलता है। वो फेलियर ही असली टीचर है। तो मेरी सबसे बड़ी सीख यही है पिछले 20 सालों में कि अगर सक्सेस को हम देखें कि जैसे बबल्स होते हैं ना, बबल्स की छोटे छोटे बबल्स हैं, सक्सेस के छोटे छोटे बबल्स हैं फेलियर के महासागर में। तो फेलियर ही हमारी असली सीख है, क्योंकि हमारी सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम वन फेलियर टू द अदर विद इंटरमिटेंट बबल्स ऑफ सक्सेस। तो ऐसा नहीं है कि हर रोज़ ही सक्सेस मिलेगी हमें, खासकर एंटरप्रेन्योर के लिए। क्योंकि जो लोग नौकरी में हैं उनको तो हर महीने सैलरी आनी है आनी है। पर एंटरप्रेन्योर जो है, जो अपना काम कर रहे हैं और जिसके बैंक अकाउंट में मंथली सैलरी नहीं आती है, तो उसके लिए तो हर दिन की लड़ाई है, हर दिन की वर्ल्ड वॉर है उसके लिए। क्योंकि उसको अपनी अपनी बच्चों के लिए अपनी टेबल पे खाना रखना है। तो कम से कम उसको लोग जब मना करेंगे, जब सेटबैक होगा, जब पेन टॉलरेंस होगा, वही असली सीख है और वही जीवन है। और वही आपके जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि आपको निराशा ज़्यादा मिलेगी और आशा, आशा के छोटे छोटे बबल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बबल्स, बूंद बूंद बबल्स ना, किससे बबल्स ही। हाँ, तो जैसे आशा, आशा आपको कभी कभी मिलेगी पर निराशा ज़्यादा है जीवन। तो निराशा में जो आशावादी दृष्टिकोण रखे और जो फेलियर को सेटबैक अपने मतलब जीवन के एक सत्य को मान ले, तो फिर तो स्काई इज द लिमिट। क्योंकि उसके आगे कुछ है नहीं। क्योंकि तब आपको एक ऐसा माइंडसेट हो जाएगा कि फेलियर को भी आप एक सत्य ही मानेंगे जीवन का, और उसी में सबसे बड़ी सीख है। सर, आज भी बायर्स और इन्वेस्टर के बीच एक कॉमन कंफ्यूजन है, प्लॉट लेना बेटर है या फिर फ्लैट लेना बेटर है। अगर किसी के पास लिमिटेड बजट है तो आपके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने के लिए कौन सा 3 से 4 फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट हों? तो मेरा ये मानना है कि सबके अपने अपने परिवार में कंसेंसस होता है, ओपिनियन होता है। हिस्टोरिकली अगर हम अपने दादाजी नाना जी के ज़माने के देखें तो प्लॉट में एक्सपोनेंशियल अप्रिसिएशन होता है। जितने ज़मीन में दाम बढ़ते हैं उतने प्लॉट में नहीं बढ़ते हैं। अभी हम 2026 में हैं, कुछ माइक्रो मार्केट ऐसे भी हैं गुड़गांव और दिल्ली में जहां अपार्टमेंट्स की कीमतें प्लॉट, विला और बिल्डर फ्लोर से कई ज़्यादा है। तो जितना ट्रेंड है, प्राइस ट्रेंड अप्रिसिएशन का अपार्टमेंट्स में, खासकर सुप माइक्रो मार्केट जैसे गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, डाउनवर्ड ट्रेंड है प्लॉट्स, विलाज और बिल्डर फ्लोर्स में। क्योंकि रोज़ के लड़ाई लड़ाई झगड़े हैं पड़ोसियों से कार पार्किंग के पीछे, स्ट्रीट पार्किंग होने के बावजूद लड़ाई झगड़े हैं पार्किंग के पीछे। रोज़ का बुलाना है इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, डोमेस्टिक हेल्प। अगर पावर कट हो जाए, हरियाणा में बहुत होते हैं पावर कट्स, तो डीजल जनरेटर में डीजल भरने के लिए लूज़ डीजल मिलता नहीं है, वो गवर्नमेंट रेगुलेशन है। तो दूर आपको 20 किलोमीटर दूर किसी पेट्रोल पंप पे सेटिंग करके लूज़ डीजल लेना होता है एक डब्बे में। ये रोज़ के ये झंझट हैं बिल्डर फ्लोज और बंगलोज के, जो लोग बात नहीं करते ओपनली। इन पेन पॉइंट्स को देख के वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है अपार्टमेंट्स का कंफर्ट देने के लिए। कितने लोग दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में हैं जो पड़ोसियों का नाम तक नहीं जानते हैं, पड़ोसियों से बातचीत नहीं है, उनको देख के मुस्कुराते भी नहीं हैं। बात करना तो बहुत दूर की बात है। वी आर लिविंग लाइक स्ट्रेंजर्स इन अ नेबरहुड विदाउट नोइंग ईच अदर्स नेम्स। एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते हैं।
क्यों? वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी नीड टू कनेक्ट। तो अपार्टमेंट सोसाइटीज़ में कम्युनिटी लिविंग होती है, वो सुख दुख के साथ ही होते हैं, त्योहार एक साथ मनाते हैं, कोई घर में बीमार है तो खाना पहुंचाते हैं एक दूसरे को। जैसे पुराने ज़माने में कहते हैं पूरे गांव में पलता है छोटा बच्चा, बिल्कुल। गांव के सारे लोग बच्चे को प्यार करते हैं, उसी तरह कम्युनिटी लिविंग होती है। कहते हैं यू नीड अ विलेज टू ग्रो अ बेबी। अगर आपको बच्चे को बड़ा करना है, पूरा गांव चाहिए होता है आपको, पूरे गांव से परिवार से उसको प्यार मिलता है, तब जाकर बच्चा बड़ा होता है। अभी हम ऐसी भागा दौड़ी में लग गए हैं, रैट रेस में, कि बच्चे अपने घर में दादी दादा से बात नहीं करते, माँ बाप से बात नहीं करते, बस मोबाइल फ़ोन में लगे हैं। सो कम्युनिटी लिविंग का फ़र्क है। एंड क्योंकि जेंट्री इतनी सुपर हाई वैल्यू, सुपर हाई क्लास है, तो इन अपार्टमेंट सोसाइटीज़ में लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अपने जेंट्री जहाँ पे वो कनेक्ट हो रहे हैं। शायद इसी वजह से 237 करोड़ के अपार्टमेंट बिक रहे हैं, क्योंकि लोग लाइफस्टाइल एस्पिरेशन रखते हैं, दे वांट टू मूव इन अ जेंट्री जो उनको समझती है। वो उस पड़ोसी, उस नेबरहुड में नहीं जाना चाहते हैं जहाँ RWA के झगड़े हैं, जहाँ पार्किंग के पीछे कत्ल हो रहे हैं, सरेआम पेपर में आता है होता पार्किंग के रहता है पीछे सर, कत्ल दिल्ली में हो तो रहे हैं। बहुत है, लड़ाई झगड़ रहे कितना, अभी न्यूज़ में भी था अभी रिसेंटली भी। सो पीपल, लोग चाहते हैं कि वो कम्युनिटी से कनेक्ट करें, लोग चाहते हैं कि प्रेम संबंध जोड़ के रखें लोगों के साथ। और ये भी ट्रेंड देखा गया कि जो बच्चे अपार्टमेंट्स में बड़े होते हैं तो उनका रहन सहन, उनका कम्युनिकेशन, उनकी मैच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज वो कभी भी नीचे खेलने चले जाते हैं, और कभी भी कंफर्ट लेवल उनको इतना है अपने दोस्तों के साथ कि वो झिझक उनसे चली जाती है। जो अब किसी शहर में, दिल्ली या नोएडा या गुड़गांव में किसी सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं बच्चे, अगर किसी बंगलों में या बिल्डर फ्लोर में रह रहे हैं, तो नीचे पार्क भेजने से पहले भी दो जने साथ में जाएंगे, कुछ हो ना जाए। आसपास हर तरह के लोग घूम रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है। बिल्कुल। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि लोकल नेबरहुड्स में, जो कि कम्युनिटी और ग्रुप हाउसिंग में मीट होते हैं। सर आपके लिए घर खरीदना और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीदना, इन दोनों डिसीजन में माइंडसेट कितना डिफरेंस होना चाहिए? देखिए, घर जब हम खरीदते हैं तो वो एक इमोशनल डिसीजन होता है, वो दिमाग से कम लिया जाता है, दिल से ज़्यादा लिया जाता है। पर ज़रूरी है जब आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदें, तो घर तो खरीद ही रहे हैं आप, पर दिल से डिसीजन ले लिया तो दिमाग को पीछे नहीं छोड़ना है। अगर आप रिसर्च किए बिना घर ले रहे हैं, भेड़ चाल में घर ले रहे हैं, उसने ले लिया, फलाना ने ले लिया, चाचा ने ले लिया, बुआ ने ले लिया, मैंने भी लेना है, वो सबसे बड़ी गलती करेंगे आप। क्योंकि भेड़ चाल में अगर चले गए, अगर आपके बजट से बाहर है, या कुछ ऐसे बेईमान बिल्डर होते हैं कि आपने रिसर्च नहीं किया, उनके पेपर स्टडी नहीं किए, उनकी पूरी प्रॉपर्टी की चेन स्टडी नहीं करी, चाचा बुआ ताया ने ले लिया, आपने भी ले लिया भेड़ चाल में आके, वो नहीं करना वो है। नहीं होना चाहिए। तो घर आपके सपनों में घर ज़रूर होना चाहिए, बट ड्यू इमोशनली डिलिजेंस, हाँ। अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है सर। तो दिल और दिमाग दोनों से आपको काम लेना होगा, क्योंकि दिल की सुनते हुए दिमाग को पीछे नहीं छोड़ना है, कि आपको कोई भी पेपर वर्क में कमी नहीं छोड़नी है। तो इसलिए इमोशनल डिसीजन तो है ही, बट आपको एक एडवोकेट की सलाह भी लेनी चाहिए। एक प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो जीवन की जमा पूंजी लगाते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड एडवोकेट की भी सलाह लें। लोग सोचते हैं यार ब्रोकर है तो काम कर ही लेगा, बट एन एडवोकेट इज़ ट्रेन टू फाइंड डिस्क्रिपेंसी इन पेपर। उनकी डिटेलिंग, उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत शार्प होती है। और ख़ासकर लोग ये भी देखते हैं, ट्रेंड है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं लोग, अगर 2 करोड़ की भी प्रॉपर्टी है, उनके पास पैसे होने के बावजूद वो 10 लाख रुपए का लोन लेंगे उसमें। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि बैंक का जो ड्यू डिलिजेंस होता है वो कई लॉयर से भी ऊपर होता है, क्योंकि उनकी पूरी टीम है लॉयर्स की। तो बैंक आपको, अगर एक भी पेपर मिसिंग है 20 डॉक्यूमेंट्स की चेन में, तो उसके लिए भी बैंक आपको बताएगा उसके बारे में। तो आपका ड्यू डिलिजेंस जो है फुल प्रूफ हो जाता है जब आप बैंक लोन लेते हैं। तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए। बिल्कुल सही कहना चाहिए। बहुत से बायर्स प्रॉपर्टी को सिर्फ प्राइस पर स्क्वायर फुट के बेसिस पे जज करते हैं एक्चुअली, लेकिन एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट की नज़र से आप बताना चाहेंगे कि प्रॉपर्टी की रियल वैल्यू डिसाइड करने के लिए प्राइस के अलावा कौन-कौन से फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए, अगर वो बाय कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि लोकेशन प्रॉपर्टी की बहुत ज़रूरी है, और जो ख़ास ट्रैक डिलीवरी रिकॉर्ड है बिल्डर का, कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं बिल्डर ने, और क्या उनके ऑब्जेक्टिव यूज़र रिव्यूज़ हैं। कई आजकल इंफॉर्मेशन हमारी फिंगर टिप्स पे है,
तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं. इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज. वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज जहाँ सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे है. ऑल द प्लेटफॉर्म्स, चैट जीपीटी, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, ये सब हमारे सपोर्ट के लिए बने हैं. तो अगर हम एक सिंपल सर्च क्राइटेरिया डालेंगे, ऑब्जेक्टिव यूज़र रिव्यूज़, एग्जिस्टिंग यूज़र कंसर्न्स, कि जब बायर ने पोजीशन लिया तो उसको क्या कंसर्न आए, क्या एटीट्यूड रहा वहाँ के मैनेजमेंट का. तो ऐसे डिस्कशन फोरम भी बने, कोरा जैसे डिस्कशन थ्रेड्स बने. उस पर पूरा पर्चा चिट्ठा खुल जाता है सामने बिल्डर का, क्योंकि लोग वहाँ बेधड़क लिखते हैं और जो उनको एक्सपीरियंस हुआ वो एक्चुअल दिखता है आपको. ये आप किसी बिल्डर के ऑफिस में जाएंगे ना, वहाँ भी सब शुगर कोटेड होता है. वहाँ सच्चाई नहीं देखने को मिलेगी आपको. ब्रोशर में आपको सुंदर चीज़ें दिखेंगी, सच्चाई नहीं दिखेगी. सच्चाई आपको डिस्कशन थ्रेड्स पे दिखेगी, जो कि ब्रोकर्स भी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि ब्रोकर भी अपना हिडन एजेंडा कई बार लेके आते हैं. जो एक्चुअल यूज़र्स को एक्सपीरियंस रहा 2-3 प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर हुए बिल्डर के, तो वो आप रिसर्च करिए. अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं तो आप ये नहीं, आप वो हक खो देते हैं कहने का कि हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं, हमने पता नहीं था. बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज. आप ये नहीं कह सकते वो तो आपने होमवर्क नहीं किया तो आपकी गलती है. तो आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी फिर कहता हमें पता नहीं था. तो ऐसा नहीं होता है काम. तो यू हैव द टूल्स, यू हैव द इंटरनेट, यू हैव आपके पास सारे टूल्स हैं जिससे आप पूरा रिसर्च कर सकते हैं. और अगर आपसे नहीं हो पाता है इतना पेपर वर्क, आप नहीं संभाल सकते, तो आप अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट की सलाह लीजिए. वी आर हियर टू हेल्प यू टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. सर, आज कोई भी पर्सन फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट में एंट्री लेना चाहता है तो रेजिडेंशियल, प्लॉटेड डेवलपमेंट या कमर्शियल, इनमें से सेगमेंट में एक्सप्लोर करना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है और क्यों है? तो इसका कोई भी सही या गलत जवाब नहीं है. खासकर जो रेंटल इनकम चाहिए होती है लोगों को, कमर्शियल में ज़्यादा आती है. रेजिडेंशियल में यील्ड थोड़ी कम रहती है. और सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर्टी वही लेनी चाहिए जो जिसको हम मैनेज कर पाए, जिसको कभी ऐसा ना हो कि 2-3 साल में एक बार देखने जाए, तब तक कोई और ही रहने लग जाए उस प्रॉपर्टी में. तो ये भी ज़रूरी है. कई लोग ये भी देखते हैं कि उनके पड़ोसी पड़ोस में हो, या तो वहाँ ट्रैवलिंग होती रहे, कम से कम 5-6 महीने में एक बार आप जाकर उसको सर्वे करते रहे. तो पर्सनल टच बहुत ज़रूरी है. कोई भी प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए भी आपको टीम डिप्लॉयड चाहिए. और रिटर्न कमर्शियल में ज़्यादा है, रेजिडेंशियल में कम है. कुछ लोग इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स में डालते हैं पैसा, बिकॉज उसमें भी रिटर्न बहुत है. और वो कई बार इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स आपके कमर्शियल प्लॉट्स से भी आधे दाम में मिल जाते हैं, और उनका रिटर्न पोटेंशियल बहुत होता है आगे जाके. ऑफिस स्पेस और रिटेल में भी काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं. सर, लोकेशन लोकेशन लोकेशन, बट व्हाट मेक्स अ लोकेशन फ्यूचर एक्चुअली? हम सुनते आते हैं कि रियल एस्टेट में सबसे इम्पोर्टेंट है लोकेशन. तो सर, क्या बायर्स लोकेशन पे ज़्यादा की तरफ पढ़ते हैं तो या? मेरा ये मानना है कि लोग इकोसिस्टम जहाँ डेवलप होने के चांसेस हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो लोकेशन रहता है. बट बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ ड्राइवर्स, एयरपोर्ट्स एंड एरो सिटीज़, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स. खासकर जहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी आ रही है और जहाँ नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे आपको यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ने वाली हैं. जैसे सर अभी जेवर एयरपोर्ट का भी बना है, उस तरफ सर आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ से बूम जा रही है वहाँ पर प्रॉपर्टीज? तो जितना पैसा लोगों ने कमाया है पिछले 4-5 साल में जेवर एयरपोर्ट के बिल्डअप में, शायद ही हिंदुस्तान में किसी और ने कमाया है. बिकॉज बहुत पैसा कमाया लोगों ने, क्योंकि वो इमोशनल सेंटिमेंटल ट्रेडिंग हो जाती है ना, कि सबको पता है कि एयरपोर्ट आने वाला है. इसकी वजह से गांव वालों ने ज़मीनें भी बहुत महंगी बेची हैं. आसपास की सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत महंगी गई हैं. और अभी भी अपवर्ड्स ट्रेंड है, क्योंकि जैसे जैसे वहाँ फ़्लाइट्स टेक ऑफ करेंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बूम पे है. इसके अलावा लोग इकोसिस्टम खरीदते हैं. सो लकीली ऑल सेड एंड डन वी हैव अ वेरी स्टेबल गवर्नमेंट, और बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं. हाईवेज़ का बहुत काम हुआ है पिछले कई सालों में. जितना काम पिछले 10 सालों में हुआ है हाईवेज़ में, पहले नहीं हुआ था. अभी लोग दिल्ली बॉम्बे हाईवे पे जाना पसंद करते हैं बिकॉज स्मूथ कनेक्टिविटी है. बॉम्बे में अलीबाग एक जगह है जिसके प्रॉपर्टी प्राइसेस 5x हो गए बिकॉज देयर सो मच अप्रिसिएशन. नवी मुंबई लोग जाते नहीं थे, बट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अटल सेतु बना है. सो दैट हैज़ बूस्टेड कनेक्टिविटी टू प्लेसेस लाइक खोपोली. खोपोली जो पहले कोई सोचता भी नहीं था, करजत जैसी जगह जहाँ लोग जाते नहीं थे,
पीपल आर बाइंग लैंड ओवर देयर, और सबसे ज़्यादा लैंड जो बिक रहा है बॉम्बे का वो दिल्ली से बिक रहा है, बिकॉज दिल्ली पीपल हैव अ फैसिनेशन टू बाई लैंड. तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू नोट दैट बिल्डर्स लाइक गोदरेज, लोधा have their highest sales of land pool, land ownership happening from Delhi. क्योंकि कई लैंड के लॉन्चेस दिल्ली में होते हैं, बिकॉज बॉम्बे में माइंडसेट नहीं है लैंड लेने का. बॉम्बे में माइंडसेट है लोगों का हाई राइज अपार्टमेंट लेने का. यहाँ के लोगों को हिस्टोरिकली पसंद है कि अपनी ज़मीन होनी चाहिए और अपनी ज़मीन पे अपना बंगला होना चाहिए. तो इसलिए प्लॉट की सेल दिल्ली, बॉम्बे जैसी जगह में प्लॉट की सेल दिल्ली से हो रही है. नागपुर जैसे शहर में भी प्लॉट की सेल दिल्ली से हो रही है, बिकॉज पीपल इन दिल्ली आर फॉन्ड ऑफ बाइंग लैंड. नागपुर इज इन द जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया. वहाँ पे समृद्धि एक्सप्रेसवे बना है, विच दे आर सेइंग ऑटोबान, जैसे ऑटोबान जर्मनी में होता है जहाँ सिग्नल फ्री स्ट्रेच होता है, वहाँ 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप टच कर सकते हैं. सो देर आर वीडियोज वेयर समृद्धि हाईवे एक्सप्रेसवे इन नागपुर इज बीइंग कंपेयर्ड टू ऑटोबान ऑफ जर्मनी. और ऑटोबान में एक पर्टिकुलर गाड़ी आई थी एक मैन्युफैक्चरर की, जिसका नाम है बहुत ही अजीब सा नाम है उसका, मतलब आपके हस्बैंड की डेथ निश्चित है, उसमें इतनी स्पीड पे जाती है गाड़ी. अच्छा. उसका नाम ही गाड़ी का इस तरह था. अच्छा. सो मतलब इस तरह की चीज़ें बन रही है. मतलब इट्स अ वेरी सुपर लग्जरी कार विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय दिस नेम, अच्छा. कि मतलब इतनी स्पीड पर चलती है गाड़ियाँ. सो नागपुर हाईवे इज़ अ वंडरफुल रिकॉर्ड ब्रेकिंग ट्रेंड सेटिंग हाईवे, कि इतनी स्पीड पे वहाँ गाड़ियाँ जा रही. एंड नागपुर हैज़ अट्रैक्टेड लॉट ऑफ इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑफ द रोड कनेक्टिविटी. तो जहाँ जहाँ इकोसिस्टम बन रहा है, दैट इज़ द प्लेस वेयर पीपल आर इन्वेस्टिंग. जैसे नागपुर हो गया, आपके रिलीजियस टूरिज्म इज बूमिंग इन द कंट्री. ये सेंटिमेंट अयोध्या के सर वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है. जो सेंटिमेंट दबा रहा पिछले 50-60 साल से, वो जागरूक हो रहा है. आप देखें, अगर एनआरआईज हैं, वो अपने देश के प्रति बहुत प्रेम भाव रखते हैं, बहुत देशभक्ति है उनमें अभी भी. जितना पूजा पाठ एनआरआईज करते हैं हम लोग भी नहीं करते. उनके घर में डेली हवन होता है कई एनआरआईज के, जो हम लोग भी नहीं करते हैं यहाँ पर. तो जितना सेंटिमेंट उनको है हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करने में, खासकर किसी रिलीजियस प्लेस में, अयोध्या, वृंदावन, ऋषिकेश, अमृतसर, इन सारी जगहों में बहुत इन्वेस्टमेंट का बूम है. सो पीपल हु आर कैशिंग इन ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, इस सेंटिमेंट में जो सुपर लग्जरी टाउनशिप्स बना रहे हैं, जैसे अयोध्या में हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा की डेवलपमेंट है, द सरयू. तो सरयू नदी के किनारे टाउनशिप का नाम ही द सरयू रखा है. और वहाँ पे पहला 7 स्टार लीला होटल आ रहा है, जो पहला सात्विक रेस्टोरेंट, सात्विक होटल है, 100% प्योर वेजिटेरियन लीला होटल आ रहा है वहाँ पे. सो लीला विल बी मैनेजिंग द इंटायर क्लब हाउस, पूरी वहाँ केटरिंग हॉस्पिटैलिटी लीला की रहेगी. तो इस लेवल पे काम कर रहे हैं लोग, एंड दे रियलाइज द गैप, जो गैप है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो एक्सपीरियंस वो देना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स को, और जो क्लाइंट्स का प्रेम भाव सेंटिमेंट है इन जगहों में. कुछ लोग हैं जो पूरे जीवन भर मेहनत करके काशी विश्वनाथ ही जाते हैं. वो कहते हैं हमें प्राण त्यागने तो काशी विश्वनाथ में ही त्यागेंगे. तो वो भी सेंटिमेंट है लोगों का. वो लोग सुबह 6 बजे जाके आरती करते हैं वहाँ पे. तो वो अपॉर्चुनिटी है. अगर वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज़ द वे वी कैन कैश इन ऑन द रिलीजियस सेंटिमेंट. सर रियल एस्टेट को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं. जैसे प्रॉपर्टी प्राइसेस कभी नीचे आती है, हाई प्राइस मींस प्रीमियम प्रॉपर्टी लोगों को चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट एक्चुअली. तो रेंट से स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स पॉसिबल नहीं है. तो कई सारी मिथ्स हैं, एक एक करके चलते हैं. पहला आपने क्या बोला? मैंने बोला सर पैसे प्रॉपर्टी प्राइस कभी नीचे नहीं आती, हाई प्राइस में हाई प्रॉपर्टी. तो ये मोस्टली सेंटिमेंट ड्रिवन रहती है. कुछ अगर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ड्राइवर्स ठीक नहीं है तो नीचे भी आते हैं दाम. तो आपको लोकेशन के साथ साथ इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ में कंपैरेटर एनालिसिस, और क्या क्या आसपास डेवलपमेंट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मैन्युफैक्चरिंग, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट बाय द गवर्नमेंट, हाईवे कनेक्टिविटी, मेट्रो कनेक्टिविटी, ये सब ड्राइवर्स रहते हैं. अच्छा. अगर आप ऐसी लोकेशन में ले लें जो किसी गांव में है, आप बोले जी यहाँ तो रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं, क्योंकि चाचा ने ले लिया, मामा ने ले लिया, बुआ ने ले लिया, सबके बढ़ने ही बढ़ने हैं. तो ऐसी स्कैम सिटीज़ भी बहुत आ गई हैं. ऐसे घोस्ट टाउन्स बहुत हैं जहाँ लोगों ने 100-200 बुकिंग करी है, बट वहाँ 5 साल बाद बिल्डर बेईमान हो गया, वो छोड़ छाड़ के चला गया. अब वहाँ भूत बंगले बने हुए हैं. ऐसे ऐसे बहुत शहर हैं दिल्ली में, मतलब हिंदुस्तान में. तो ऐसे चीज़ों से बच कर रहिए. जो स्कैम है, जो भेड़ चाल है,
कई बार इन्वेस्टमेंट में लेने के देने भी पड़ जाते हैं। सर आपके अकॉर्डिंग सबसे डेंजरस रियल एस्टेट मिथ कौन सा है जो लोगों पे दिमाग में चढ़ा हुआ है कि ये मिथ? तो लोगों को ये लगता है कि अगर इमोशनल डिसीजन लेंगे, किसी के कहने में आके ले लेंगे, जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे और वही उनके लिए भला है। तो अगर औरों की बात सुननी बंद करते हैं लोग और अपना रिसर्च जब बंद करना कर देते हैं लोग, तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने समान है। वो नहीं करना चाहिए। आपको कभी भी इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, भेड़ चाल में जो डिसीजन हो रहा है वो नहीं लेना है। सो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए फर्स्ट टू लास्ट स्टेप, मतलब ये चीज़ तो ध्यान रखना है और ये तो डॉक्यूमेंटेशन सबसे बड़ी बात है आपका डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि रियल एस्टेट में पेपर ही बोलते हैं। तो जो चीज़ें आपको सामने सेलर भी नहीं बताएगा वो आपके पेपर बोल के बताएंगे। तो आपको पेपर को पहचानने में क्षमता होनी चाहिए। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप ऐसे लोगों से संपर्क रखें जिनकी क्षमता है पेपर को पढ़ने में और स्कैन करने में और स्टडी करने में। तो एक एक क्लॉज का मतलब आपको पता होना चाहिए। और अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है तो किसी एडवोकेट का सलाह मशवरा लीजिए, किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से सलाह लीजिए आप। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में मिसिंग है तो प्रॉपर्टी में कई बार 1 से 2 करोड़ की वैल्यू भी कम हो जाती है, क्योंकि पेपर की ही कीमत होती है प्रॉपर्टी में। तो वो आप ज़रूर देख के चलिए। और कोई भी गलत डिसीजन लेने से पहले, इमोशनल डिसीजन लेने से पहले बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड स्टडी करिए। और जैसा आपको बताया, गूगल पे जाइए, परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन सब पे जाइए, क्लॉड पे जाइए। एक्चुअल यूज़र रिव्यूज़, ऑब्जेक्टिव यूज़र ओपिनियन, वो पूरी राम कहानी आपके सामने आएगी। बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते हमने देखा नहीं, हमने सोचा नहीं, हमें पता नहीं था, क्योंकि वो तो आपकी आंखों के सामने, आपने सर्च ही नहीं किया। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो ये आप कहने का हक खो देते हैं कि हमें क्या पता था। तो इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज, क्योंकि हम डिजिटल एज में हैं, इन्फॉर्मेशन हमारे फिंगर टिप्स पे है। आपको सर्च इंटेलिजेंटली करनी। इंटेलिजेंट इनपुट का इंटेलिजेंट आउटपुट निकलेगा, और अगर हम केयरलेस होंगे तो उसका आउटपुट कैसा निकलेगा हमें पता ही नहीं। हाँ सर, काफ़ी लोग फंस जाते हैं कभी डॉक्यूमेंटेशन में, कभी हाँ। रियल एस्टेट भरोसेमंद है कि नहीं है, सर काफ़ी कंफ्यूजन रहती है। तो लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ रिसर्च लीड्स टू कंफ्यूजन। अगर आप ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइज तरीके से चलेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है उसको ब्रेकअप करके उसका सोल्यूशन निकालेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं रहेगा। सर आपने दिल्ली एनसीआर मार्केट को काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व किया है। आज हम साउथ दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और ऐसे मार्केट्स को देखते हैं तो आपको एनसीआर रियल एस्टेट में सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है ना, स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो कैसे दिखते हैं आपको? तो कई सारे रेगुलेटरी चेंजेस हैं। अभी रेरा सिस्टम प्लेस में आ गया है। तो जब हमने शुरू करा था अपना काम तो उस टाइम सर्विस टैक्स होता था, बस जीएसटी भी बाद में आया। रेरा रेगुलेशन के आने से बहुत अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, बिल्डर्स की भी और रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स की भी। तो अभी क्या है, क्रिमिनल एक्शन है फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स हु डोंट फुलफिल देयर प्रोमिसेस। और क्रिमिनल एक्शन रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स के लिए भी है, जो लोग जानते नहीं हैं। तो अगर आपने रियल एस्टेट कोई भी रेगुलेशन का एग्ज़ाम भी दिया है, सो देयर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट क्रिमिनल प्रोविजन फॉर पीपल हु आर मिसगाइडिंग रियल एस्टेट बायर्स। अगर आप किसी ऐसे बिल्डर के पास भेज रहे हो उनको जिसका आता पता नहीं है, जो बेईमान है, जो अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है, तो रेस्ट एश्योर्ड आपको भी जेल हो सकती है एज अ कंसल्टेंट। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो भी स्टेप्स, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं वो हमें फॉलो करने हैं। रियल एस्टेट रेगुलेटर इसलिए भी बना है क्योंकि मिस अप्रोप्रिएशन बहुत किया लोगों ने, मतलब डेवलपर्स ने बहुत पैसा, लोगों की जीवन की जमा पूंजी, इट वाज अ नेक्सस विद द पॉलिटिशियंस एंड विद द अथॉरिटीज ऑल्सो। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग रही, जैसे जेपी, सुपरटेक, अम्रपाली, ये सब देखे हमने किस्से नोएडा में। सो लॉट ऑफ डिफॉल्ट्स बाय बिल्डर्स लेड टू अ ओवरऑल नेगेटिव परसेप्शन कि लोगों को लगा कि रियल एस्टेट मार्केट ही चोरों का मार्केट है। दैट इज़ नॉट द केस। अगर किसी बड़े लेवल पे कोई गलत काम हो रहा है तो उसमें किसी आम आदमी को उसका जिम्मेदार ठहराना गलत है। इसीलिए सिस्टम बना है, रेगुलेटर सिस्टम इसलिए बना है ताकि पूरे ऑब्जेक्टिव तरीके से काम होए। और जो भी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं तो वो चेक्स और बैलेंसेस डाले गए हैं ताकि इन्वेस्टर जो अपना जीवन की जमा पूंजी डाल रहे हैं वो सेफ रहे। और किसी भी बिल्डर का प्रोजेक्ट अगर लॉन्च होता है तो सेपरेट एस्क्रो अकाउंट बनता है उसका, और एस्क्रो अकाउंट से 1 रुपये का भी विड्रॉल हो रहा है तो उसी प्रोजेक्ट में जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उस एस्क्रो अकाउंट से पैसा इकट्ठा हो रहा है, पैसा निकाला जा रहा है कोई और लैंड खरीदने के लिए, इसकी वजह से उस प्रोजेक्ट का काम नहीं हो रहा है। तो एस्क्रो अकाउंट का पर्पस ही यही है
कि एक पैसे की अकाउंटेबिलिटी हो उसमें। तो ये क्रिमिनल प्रोविज़न है बिल्डर्स के लिए भी, साथ ही साथ बायर के लिए भी बेनिफिट है। और बायर को आजकल बायर्स भी बहुत यूनाइटेड है। जैसे कुछ सोसाइटीज़ हैं गुड़गांव में जहाँ की जो बायर्स हैं वो बहुत हाई प्रोफाइल हैं। तो बायर्स ने सब ने मिल के एसोसिएशन में कंप्लेंट करी बिल्डर के खिलाफ क्योंकि उनका पोजेशन 2 साल डिले हुआ था। सो ऑर्गेनाइजेशन लाइक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू पास अ रूलिंग कि बिल्डर को पेनल्टी देनी पड़ी करीब 10 करोड़ रुपए, जिसकी वजह से बिकॉज बायर्स बिकेम यूनाइटेड। तो आजकल बायर्स के जो लीगल कनेक्शन हैं उसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए बिल्डर्स भी सोच समझ के चल रहे हैं क्योंकि उनको भी रेपुटेशन एक संबंध जोड़ के रखना। सो इसीलिए चेक्स और बैलेंसेस हैं ताकि कस्टमर को भी लॉस ना हो और डेवलपर की भी अकाउंटेबिलिटी रहे, सच्चाई और ईमानदारी से चले हम ताकि। सर लग्जरी रियल एस्टेट और ट्रेडिशनली लाइफ स्टाइल परचेज माना जाता है, लेकिन आज HNI से वेल्थ क्रिएशन, पोर्टफोलियो एंड और लेगेसी प्लानिंग का पार्ट भी मान रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंगली लग्जरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते समय रिटर्न के अलावा कौन से फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं? तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है। तो आपको रेंटल रिटर्न के अलावा आपको पूरा इकोसिस्टम देखना चाहिए, किस तरह की जेंट्री आपके साथ मूव इन कर रही है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं अरालियास, मैग्नोलियास, कमीलियास, इसको भी कुछ कदम पीछे छोड़ने वाले अभी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। पूरा एक इकोसिस्टम बन रहा है, बिलियनर्स ब्लॉक जैसी चीज़ें आ रही हैं गुड़गांव में। देर आर मैनी डेवलपर्स लाइक एली साहब, जेकब एंड कंपनी, ट्रम्प रेजिडेंसेस, जो कि एक क्लास अपार्ट आ रहे हैं। दे आर गिविंग अ वैल्यू एडिशन एंड डिफ्रेंसिएशन, एक ब्रांड नेम के साथ आ रहे हैं वो। टोनिनो लैम्बोर्गिनी लॉन्च हुआ है गुड़गांव में। सो दीज आर ब्रांड नेम विच नेवर एंटर्ड द इंडियन रियल एस्टेट मार्केट। वो इसलिए एंटर कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि पीपल वांट अ स्टेटस सिंबल, पीपल वांट टू मूव विद लाइक माइंडेड पीपल। इन चीज़ों की डिमांड है मार्केट में। सो पीपल वांट कि उनको चाहिए कि एक लाइफस्टाइल ऑफरिंग ऐसी हो जिसकी वजह से उनका रहन सहन ऐसे लोगों के साथ बने जो कि हो सकता है उनके माता पिता नहीं कर पाए उनके लिए। तो हर एक की एस्पिरेशन होती है कि वो नेक्स्ट लेवल चीज़ें अपने लाइफ टाइम में खरीदे, और इसी एस्पिरेशन को देखते हुए सुपर लग्जरी लॉन्चेस हो रहे हैं। सो सुपर लग्जरी तो आपको लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम इकोसिस्टम जो होता है, जो हमने बात करी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप, schools, malls, hospitals, colleges, approach to medical care, approach to schools nearby, community living, एंड दिल्ली में जैसे पेन पॉइंट होता है लोगों को, वो कई लाखों करोड़ों में पैसा देते हैं क्लब मेंबरशिप्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए और स्पोर्टिंग अमेनिटीज़ के लिए। तो अगर आप सारी चीज़ें आपको एक सोसाइटी में मिल जाती तो आपके लिए बेनिफिशियल है, कॉस्ट सेविंग भी बहुत है। ज़रूर है सर। AI टेक्नोलॉजी चेंजिंग लाइफस्टाइल, वर्क फ्रॉम होम, इन्वॉल्विंग फिल्म, फैमिली स्ट्रक्चर और न्यू एजेस इन्वेस्टर, ये सभी रियल एस्टेट को रीशेप कर रहे हैं अभी आजकल। आपके अकॉर्डिंगली अगले 5 से 10 सालों से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चेंजेस क्या दिखता है आपको इस टेक्नोलॉजी से? तो एआई ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म कर रहा है पूरी इंडस्ट्री को। अगर आप देखें एआई की वजह से रियल एस्टेट बाइंग डिसीजंस चेंज हो रहे हैं। तो अभी वर्चुअल वॉक थ्रूज, इनफैक्ट जो इमर्सिव वीडियो सेंटर बना था, हमने कल ही देखा था गुड़गांव में, वो आपको एक्चुअल पर्टिकुलर, मतलब उन्होंने 3D वॉक थ्रू इस तरह से बनाया है, इतनी डिटेलिंग है उसमें कि एक्चुअल अपार्टमेंट के अंदर जाके आप डायमेंशंस देख सकते हैं हर एक रूम के, और बालकनी के क्या डायमेंशन है, क्या व्यू दिखता है आपको, वो गूगल कोऑर्डिनेट्स से आपका इंटीग्रेटेड है। और किस तरह कौन से फ्लोर पे क्या व्यू आ रहा है, सामने क्या आ रहा है, वो आपको दिखता है। और एआई प्लेटफॉर्म से आप उसको इमर्सिव तरीके से इस तरह देख सकते हैं कि आपको एक कमरे में बैठ के आपको ये अनुभव होगा कि आप एक्चुअली उसी स्पॉट पे हैं अभी। इट इज़ क्लोज टू 90% रियल। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी एआई ला रही है आपके लिए। इट इज़ काइंड ऑफ इंटीग्रेटेड विद 3D आर्किटेक्चर, वीडियो शूट्स एंड वीडियो फोटोग्राफी, जो कि आपको एक्चुअल रियल लाइफ एक्सपीरियंस से 90% मिलता जुलता एक्सपीरियंस देते हैं। सो अदर देन दैट एआई इज़ ऑल्सो, एआई के और भी टूल्स है, जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है। कोई कुछ लोग हैं कि उनको पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चाहिए होता है कि इस प्रोजेक्ट में लूँगा तो क्या प्लस है क्या माइनस है। तो कई बार क्षमता नहीं होती है लोगों की किसी भी एक भाषा में जवाब देने की। दैट इज़ व्हेन एआई टूल्स हेल्प अस एज रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। तो हमें क्लाइंट को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इन्फॉर्मेशन देने में, हमें भी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देने में सपोर्ट कर रहा है।
अगर क्लाइंट्स की कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरीज हैं, अगर वो 5-6 प्रोजेक्ट्स का कंपैरेटिव एनालिसिस चाहिए, सो दैट इज़ व्हेन एआई कैन हेल्प अस। और आजकल क्लाइंट्स भी हमसे 10 कदम आगे हैं, बिकॉज कई क्लाइंट्स तो एआई को अपने प्रोफेशन में भी यूज़ करते हैं, तो वो हमें 10 बातें हमारे प्रोफेशन की भी बता देते हैं पूरा आजकल। रिसर्च करके आते होंगे सर, जो भी क्लाइंट्स आते हैं पूरा रिसर्च करके आते Clients are very aware, very well aware now. Especially educated clients, they are one step ahead. तो हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्लाइंट्स से। बिल्कुल सर। अब थोड़ा रैपिड फायर अपन राउंड करेंगे, एक एक किस्म के। प्लॉट या फ्लैट लेना चाहिए? मेरी पर्सनल पसंद तो फ्लैट की है। अच्छा, पर सर लोग जमीन से चुन रहे तो कहते हैं कि हम लोग प्लॉट्स लेने चाहिए। अब वही है, आप अपने बाप दादा के ज़माने में रहेंगे तो ज़मीन ही लेंगे आप। अगर आप ट्रेंड के साथ चलेंगे, कुछ आप लेगेसी छोड़ के जाएंगे, कुछ कम्युनिटी बना के जाएंगे, तो फ्लैट लेने में समझदारी है मेरे हिसाब से। सर दिल्ली, गुड़गांव या नोएडा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी पिक क्या रहती है? हैज़ टू बी गुड़गांव। गुड़गांव, ओके। मेट्रो सिटी या टायर 2 सिटी, क्या बेनिफिट है? देखिए, मेट्रो सिटी में हो सकता है अप्रिसिएशन के चांसेस कम है, बट अपॉर्चुनिटी टीयर 2 सिटीज़ में है। सर रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन? Ready to move, I would say ready to move, but under construction, seeing the family situation, अगर आपको पसंद है तो। सर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, आप सिर्फ एक चूज करना चाहें तो? My personal favorite is residential. कैपिटल एप्रिसिएशन या रेंटल इनकम, आपके लिए क्या मैटर्स ज़्यादा करता है? दोनों ही मैटर करते हैं। आपका कोई भी एसेट हो तो कैपिटल एप्रिसिएशन तो होनी चाहिए, बिल्कुल। और इनकम भी आपको अगर आएगी तो आपके लिए अच्छा है, तो सोच समझ के लीजिए जो भी लीजिए। अगर आज हम 10 साल बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे सर पॉडकास्ट में, हम 10 साल भी क्या, अभी 1 साल बाद ही क्या, मे भी शायद से बहुत चेंजेस आ जाएं रियल एस्टेट में, तब हम यहाँ बैठेंगे तो सर लोग परीक्षित चोपड़ा जी को किस सक्सेसफुल रियल एस्टेट प्रोफेशनल के रूप में जानेंगे? तो मैं तो यही चाहूँगा कि हम इस जीवन काल में आए हैं संबंध जोड़ने के लिए, क्योंकि साथ हम लेके कुछ नहीं जाएंगे। जो लेके जाएंगे अपनी स्मृतियाँ लेके जाएंगे, अपनी यादें लेके जाएंगे, और जो प्रेम संबंध हमने जोड़ा किसी के साथ, कुछ अच्छा किया किसी के लिए, वही याद रहता है। और कुछ हमने वैल्यू किसी के जीवन में ऐड करी, कुछ हमारे करने से, हमारे काम से कुछ उनको अच्छा पैसा कमाया उन्होंने, तो वो भी 10 जनों को बताएंगे जाकर। मेरा तो यही मानना है कि हम कुछ किसी के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा। तो सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहेंगे ताकि क्लाइंट हमें रिपीट बिजनेस दे। आपको कोई अनुभव रहा है सर, कोई ऐसा कि मेरे को इसके साथ में जब मैंने अपना फ्लैट दिया या कमर्शियल कुछ भी दिया हो, आपका कोई अनुभव रहा हो? मेरे साथ बार बार होता है ऐसा कि अगर मैं किसी के लिए कुछ ईमानदारी से करता हूँ तो भगवान मुझे 10 तरीकों से 10 और क्लाइंट भेज देता है मेरे पास। कुछ ये रिएक्शन होता है, पता नहीं, परिवार मतलब कुछ नियम है संसार का कि किसी के लिए अच्छा करो तो वो 10 जनों को बताएगा, पर किसी के लिए बुरा करोगे ना, वो कम से कम 30-40 जनों को बताएगा, और आपके साथ निश्चित तौर से बुरा ही होगा। तो दुनिया गोल है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अच्छे काम का अच्छा फल, बुरे काम का बुरा फल इसी जन्म में भुगत के जाना है। बिल्कुल सर। सर आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे रियल एस्टेट के कंसल्टेंट के तौर पे, आपका जो? तो मैं आपको एक ज़्यादा ज़्यादा बस ये एक कविता है जो हमारे बच्चों को सिखाते हैं स्कूल में, ये मेरे लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है। जब भी मैं निराशा में डूबा होता हूँ, निराशा ज़्यादा मिलती है, आशा के तो छोटे छोटे बबल्स होते हैं कभी कभी। इस कविता का नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके कवि हैं सोहन प्रकाश द्विवेदी जी। तो उसमें कुछ पंक्तियां हैं, वो कहते हैं, ये वही जो इलॉन मस्क बात कर रहे थे, पेन टॉलरेंस, फेलियर। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो सही निर्णय भी गलत निर्णय से ही आता है जी। तो आप निर्णय ज़रूर लीजिए। कुछ आपके सही निर्णय होंगे, कुछ गलत होंगे। गलत निर्णय आपको कुछ सिखा के ही जाएगा, तो आप अपना ईमानदारी से पूरा एफर्ट डालिए, और कुछ 1-2 गलत निर्णय के बाद ही सही निर्णय आप लेंगे, तो असफलता में भी सफलता की आशा रखें आप। सर एक एक्सक्लूसिव क्वेश्चन है सर आपसे, सर जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है जो अपने जीवन में रियल एस्टेट से प्रॉपर्टी बाय करने के लिए कौन सी एज परफेक्ट है? तो मेरा ये मानना है कि अपने परिवार को हमेशा आप लूप में रखिए।
तो जब भी हम अपने फैमिली के सीए के पास गए, उन्होंने कहा तुम जितने भी परिवार में लोग हो, 4-5 लोग हो, माता पिता भाई बहन, तुम सब अपनी अपनी सेविंग्स कंबाइन करो, अपने एफडी देखो, म्यूचुअल फंड देखो, जितनी घर में ज्वेलरी पड़ी है, कोई भी आपके शेयर सर्टिफिकेट्स हैं, कोई बॉन्ड्स, कोई डिबेंचर्स, सारे पूल करके कंबाइन करो। और देखते देखते आपको पता चलेगा कि आपकी फैमिली में इतने एसेट्स हैं जो 20-25 साल से हैं आपके पास, आपने कभी कंसोलिडेट करके देखा नहीं। तो कोई भी डिसीजन आप आइसोलेशन में मत लीजिए, आइसोलेशन में जल्दबाजी और इमोशनल होकर मत लीजिए। अपनी फैमिली से सलाह मशवरा करिए, परिवार से, क्योंकि आपके माँ बाप के बाल सफ़ेद हुए हैं, कोई वजह है उसकी। उन्होंने कई लोग देखे आए गए अपने जीवन में, कई परिस्थितियाँ देखी, कई बदलाव देखे, तो उनके बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। कई जीवन की उसमें लर्निंग है, कई उसमें सीख है, और अपने अनुभव से कई चीज़ें बता सकते हैं आपको जो आपके लिए एक आशीर्वाद, एक जैसे दिव्यास्त्र आपके लिए एक्ट करेंगे कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बिना परिवार के डिसीजन, बिना सलाह मशवरे के चीज़ें ना खरीदें। उससे होगा क्या कि आपकी फैमिली में जितनी इनकम, जितने एसेट्स हैं, उससे आपको भी मदद होगी सबसे महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपके लिए। उससे फ़ायदा, अगर आप सोच के चल रहे थे कि आपके अकाउंट में तो 1 ही करोड़ है और आपको प्रॉपर्टी पसंद आ रही है 3 करोड़ की, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद 2 करोड़ 75 लाख आपके पास आ जाए और मात्र आपको 20-25 लाख का लोन लेना पड़ जाए। तो जिस प्रॉपर्टी पे आपका दिल आया हुआ है, हो सकता है कि आपके परिवार की सहमति से वो आप खरीद पाएंगे। ये फ़ायदा होगा जब आप एसेट्स कंसोलिडेट करेंगे। फिर एक रूल ये भी है वेल्थ मैनेजमेंट का, किसी भी वेल्थ मैनेजर के पास आप जाएंगे, आपको सबसे छोटी उम्र में 25-26 साल में आपको कोई एसेट खरीदना चाहिए। वो क्यों खरीदना चाहिए? क्योंकि आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलता है होम लोन पे। हालांकि कंजर्वेटिव थिंकिंग ये है कि लोन नहीं लेना चाहिए, बट लोन लिए बिना आजकल गुजारा नहीं होता है। तो होम लोन आप किश्त भी उतनी ही लीजिए, इंस्टॉलमेंट उतनी लीजिए जो कि 25 से 30% आपका सैलरी का है मैक्सिमम, उसकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट। अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना है तो आपको मैक्सिमम 60,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट देनी चाहिए। उससे ज़्यादा आप लेंगे तो आप परेशानी में होंगे, आपके घर के खर्चे नहीं चलेंगे, बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं जा पाएगी, आपको रहन सहन के लिए जो खाने पीने के खर्चे हैं, घर में कुछ ख़राब हो जाए, किसी को बीमारी पड़ जाए, अस्पताल के खर्चे हैं। इसीलिए थंब रूल है 25 से 30% आपकी मंथली इनकम का आपकी ईएमआई में जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जॉइंट ओनरशिप लेनी चाहिए। अगर आप अपने स्पाउस के साथ मिलके प्रॉपर्टी लेंगे तो रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी कम होता है, टैक्स एग्जेम्पशन बेनिफिट दोनों को मिलेगा अगर दोनों वर्किंग हैं, और ईएमआई भी आपकी ऑफसेट हो सकती है दोनों के नाम पे, आपको ईएमआई का अमाउंट भी कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, एंड यू शुड बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी विच यू कैन अफोर्ड, क्योंकि आप एक लेगेसी छोड़ के जाएंगे अपने बच्चों के लिए। इसीलिए खासकर इंडियन फैमिलीज़ बहुत केयरिंग होती हैं और बहुत एम्बिशियस भी होती हैं बच्चों को लेकर। तो एक सेविंग मेंटालिटी हमारे में शुरू से होती है, और खासकर जो हमारे जैन बंसल गोयल अग्रवाल मित्तल भाई हैं, इनकी तो एंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी बहुत होती है। इनके परिवारों में सिखाया जाता है कि मनी को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे चैनलाइज करना है। तो वहाँ पे माइंडसेट अलग है। वो कहते हैं जो जैन कम्युनिटी है, दे आर कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द जीडीपी दैन मैनी मैनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंबाइंड टुगेदर, बिकॉज उनका सेविंग माइंडसेट, वर्किंग माइंडसेट इतना है। तो इन फैमिली में शुरू से ही एसेट क्रिएशन पे एम्फोसिस है। वो इनकी फैमिली में तो ऐसे भी चलता है कि एक एसेट से आपके 10 एसेट बनेंगे, बिकॉज उसको करते करते आप एक्सपोनेंशियली अप्रिशिएट करें। तो हमेशा एक सेविंग इंटेंशन होना चाहिए और एक एसेट क्रिएशन की एक अंडरस्टैंडिंग, एक सीख, मोटिवेशनल सीख होनी चाहिए परिवारों में। और एक ही एसेट से ये सच्चाई है कि एक एसेट से ही आप अपग्रेड करके 10 एसेट बना सकते हैं अपने लाइफ टाइम में। तो हमें जीवन में एस्पिरेशन रखनी है कि अपनी इनकम का कुछ पोर्शन हम होम लोन में ऑफसेट करें, और उसका जो परसेंटेज मैंने आपको बताया, और एसेट इस तरह से बनाएं कि एक लेगेसी हम छोड़ के जाएं, जो हमारे माता पिता हमारे लिए ना कर पाए वो हम अपने बच्चों के लिए करके जाएं, इसीलिए वो हमें याद रखेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू हाँ सो जी, मच। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच सर। आपका, थैंक यू। सो व्यूअर्स, आई होप आपको हमारे ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये पॉडकास्ट को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। मैं आपको मिलूंगी हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नई सोच, एक नए शख्स के साथ। थैंक यू।